हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मॉडर्न फिजिक्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जितने भी हमारे शॉर्ट नोट्स बनते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को फ्रेंड्स। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स ही बोले तो क्यों पहले हम लोग ले रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैंने आपको सिलेबस बताया था उस समय आपको बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को कवर करेंगे। इसमें मैंने 30 एमसीक्यू लिया है। कहने के लिए ये 30 है, बट एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक क्वेश्चन से जितने भी अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में बोले तो टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, परमाणु संरचना बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एक्सरे आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये सभी हम लोग टॉपिक की बात करें ना तो ये जितना भी आप टॉपिक देख रहे हैं ना, एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा आते हैं। तभी मैंने आपको सिलेबस के समय बताया था मॉडर्न फिजिक्स को कवर करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक पहले करेंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक, देन हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। यदि आपका फोटो इलेक्ट्रिक क्लियर है तो आप स्किप करके आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके आगे एक्सरे पे जा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप मॉडर्न फिजिक्स को इजीली कवर कर सकते हैं। बोले तो 5 टिप्स आपके जानने के बाद आप मॉडर्न फिजिक्स आप इजीली कवर कर लीजिएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप टिप्स जानना चाहते हैं तो स्किप कर जा सकते हैं, बट हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या कह रहा है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। जैसे कि मान लीजिए आपका यह मेटल सरफेस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो कितन जो ये जो डिफिनीशन बता रहा है, मतलब इसके जो मूव कर रहे हैं मिनिमम एनर्जी के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। कि मतलब ऐसा एनर्जी जो इसको मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएगा, ऐसा मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, तो वर्क फंक्शन कहते हैं। अगेन यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है ना फ्रेंड्स, तो ये लाइट को बताता है। इसमें भी क्या होता है ना, लाइट से कितना, इसमें क्या बोल रहा है, एनर्जी लग रहा है ना, बट ये लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मेटल सरफेस से निकालेगा लाइट के यूज करके। तो उस समय हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को चूज करेंगे जब आपका लाइट पूछेगा। यहाँ पे बोला मिनिमम एनर्जी बोल रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारा वर्क फंक्शन हो जाए। आगे हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका इलेक्ट्रॉन कब निकलता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का जो लाइट है ना, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने अभी बोला, मतलब उतना लाइट का मिनिमम एनर्जी जो जो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो क्या होगा, तो एवब होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ही ज़्यादा होगा उसी ही इसमें से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें लाइट का फ्रीक्वेंसी के कारण मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, तो उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन आपके लिए दिया गया, इसे आप लोग डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंक्रीज मतलब बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या करेंगे, लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप लाइट का इंटेंसिटी को इंक्रीज कीजिएगा ना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा इमिट होगा। मैंने बोला ना, ये बोले लाइट के फ्रीक्वेंसी के कारण ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हमारा इमिट हो रहा है। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रहा है तब आप इस पर ज़्यादा लाइट मारिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनवा भी तो ज़्यादा ही ना निकलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट। मतलब क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलने लगेगा। ज़्यादा लाइट मारिएगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, दी यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, तो क्या एनर्जी को बताता है ना, और एनर्जी का ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाता है, जूल हो जाता है।
और कभी कभी एग्जाम में क्या रहता है, जूल नहीं दिया रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या चूज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो ईबी। पिछले अभी हम लोग एक वीडियो में जब हम लोग सेट 1 बता रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखे थे, उसमें आप एक क्वेश्चन में देखे होंगे ईबी लिखा हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। जूल नहीं रहे तो आपको ईबी को चूज चूज करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या पूछा है, हुज प्रपोज द पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट, मतलब कौन बताया था कि जो लाइट का जो नेचर है, लाइट का जो प्रकृति है, पार्टिकल है, वो कौन बताया था, तो वो आइंस्टीन जी जो थे वही बताए थे कि जो लाइट है हमारा पार्टिकल नेचर में होता है। कैसे बताए थे, तो बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके वही बताए थे कि जो हमारा लाइट है ना, वो कौन सा नेचर है उसका, तो उसका पार्टिकल नेचर है। तो कौन बताए थे, आइंस्टाइन बताए थे। तो इसे याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इंक्लूड किया हो, क्या पता पूछ ले। सेकेंड टॉपिक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कह रहा है द बोर्स मॉडल इज अप्लाइड। बोर्स मॉडल आप लोग पढ़े होंगे, ये 9th क्लास में भी पढ़ना था। ये सबसे पहला मॉडल आया था बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये आया था तो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल हो पाया, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम, बोले तो कहने के लिए नहीं, ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जिस पे रहेगा ना उसी के लिए ये एप्लीकेबल था, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। हाइड्रोजन एटम बोले तो हाइड्रोजन लाइक एटम भी आ सकता है, जैसे कि बोले तो He+, हीलियम का 2 रहता है बट वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो He+ आ जाएगा, तो ये इस पर भी एप्लीकेबल होगा। बोले तो Li2+, यानी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यानी लिथियम का 3 रहता है टोटल, 2 दे दिया, कितना बचा, 1 बचा ना, तो यानी इस पर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, और यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा हाइड्रोजन एटम में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यह फर्स्ट लॉ आया था, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर साहब फर्स्ट स्टार्टिंग में सबसे पहले यही लेके आए, बट ज़्यादा समय वैलिड नहीं रहा, ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, तो आपने इसे समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला गया है फ्रेंड्स, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड। हाइड्रोजन एटम में आपका इलेक्ट्रॉन अराउंड करता है किसके, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूक्लियाई के, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। तो देखिए हाइड्रोजन एटम भी नहीं, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियाइस बोले तो जो केंद्रक होता है उसके बाहर हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर काटते रहता है ऑर्बिट में। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा न्यूक्लियाई हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्बिट में रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट। तो फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है इंक्रीज कब होता है, जब उसका ऑर्बिट इंक्रीज होता है, मतलब जितना ज़्यादा ऑर्बिट होगा उतना ज़्यादा उसका एनर्जी होगा। तो अब आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट, जितना ज़्यादा ऑर्बिट उतना ज़्यादा एनर्जी। अब आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी को एक बार पढ़िए, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एन बराबर, यानी कि बोले तो उसका एनर्जी कितना रहता है, एन बराबर 1 रहता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, मे भी पूछ सकता है, बट आप यह बात जान जाइए जितना ज़्यादा उसका ऑर्बिट रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो आपने सही टिक करके आना है अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, कभी कभी इसका वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपने इस वैल्यू को याद रखना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, तो आपको इसे भी याद रखना है कि ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। वैल्यू पूछे तो आपको वैल्यू बताना है, और नेगेटिव चार्ज रहता है तो आपको भी ये इसे अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक बोले तो एक्सरे पे आ जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। कह रहा है एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन, एक्सरे कब निकलता है। आपको पता होगा जो आप मेडिकल में जब हमारे लोगों का किसी का लेग टूट जाता है या कुछ होता है तो हम लोग एक्सरे कराते हैं ना, वही वाला एक्सरे है फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा है एक्सरे कब प्रोड्यूस होता है, तो एक्सरे देखिए प्रोड्यूस तब होता है जब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है मेटल टारगेट पे। इधर एक हमारा हीटिंग रॉड रहता है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और यहाँ पे एक हमारा मेटल सीट लगा रहता है, इस पे जाके स्ट्राइक करता है, देन हमारा क्या होता है, एक्सरे निकलता है। और ये सब चीज़ किस में होता है, एक्सरे ट्यूब में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किस पे, मेटल टारगेट पे, यहाँ एक मेटल लगा हुआ रहता है, उस पर जाता है, स्ट्राइक करता है, देन हमारा क्या निकलता है, देन हमारा एक्सरे निकलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है
इन एक्सरे ट्यूब, यानी ये सभी घटना एक्सरे ट्यूब के अंदर होती है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, इधर से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, हीट करता है, इधर एक मेटल लगा हुआ रहता है, एंड देन प्रोड्यूसिंग, तब प्रोड्यूस करता है, तब हमारा आता है एक्सरे आता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है दी मिनिमम वेव लेंथ ऑफ एक्सरे डिपेंड, मतलब एक्सरे का जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, उस पे डिपेंड कर रहा है कि आप वोल्टेज कितना दे रहे हैं, तो उस पे उसका वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ आपको लिखा गया है, आप पढ़िएगा। और ये क्या रहता है, एक्सरे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ वोल्टेज, यानी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला गया है द एक्सरे आर फॉर्म ऑफ, एक्सरे किस चीज़ का फॉर्म है? तो एक्सरे आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाए। एक्सरे क्या है? तो एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं कि साउंड वेव है, नहीं कि मैकेनिकल वेव, नहीं कि मैटर वेव। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू, मतलब कहने का है कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के कारण, आप देखें ना, यहाँ से क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर क्या कर रहा था, मेटल पे हिट कर रहा था। तो एक्सरे हमारा क्यों आ रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के कारण हो रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका एक्सरे से कह रहा है एक्सरे कैन पेनिट्रेट, एक्सरे किस चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है, छेद सकता है, भेद सकता है? तो एक्सरे पेनिट्रेट कर सकता है क्या? थिक मेटल शीट को कर सकता है फ्रेंड्स? नहीं कर सकता। सॉफ्ट टिश्यू को कर सकता है? तो कर सकता है। और ग्लास, ये सबको नहीं, सॉफ्ट टिश्यू को करता है। आप समझिए फ्रेंड्स, आप जब स्कैन करवाने जाते हो, ये मान लीजिए आपका हैंड है, तो क्या करता है, आपके हाथ के ऊपर जो स्किन है वो क्या है, एक तरीके का सॉफ्ट टिश्यू है। तो एक्सरे क्या करता है, उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, एंड आपको वो बोन तक नहीं जा पाता। बोन आपका हार्ड है ना, तो उसके अंदर तक नहीं जा पा सकता है। डेट्स वाई आपका स्किन के अंदर तक गया और देख के आ गया, अच्छा हड्डी यहाँ पे टूटा हुआ है, यानी क्या है इसका करेक्ट आंसर? बोले तो सॉफ्ट टिश्यू को वो पेनिट्रेट कर सकता है, छेद सकता है, अंदर तक जा सकता है। आई होप एक्सरे से सभी डाउट क्लियर होंगे। यदि इस प्रश्न के अलावा भी आपको कोई डाउट हो एक्सरे से या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड किसी भी चीज़ से, तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ले लीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट आता है कमेंट करें, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चैप्टर आप पहले कंप्लीट करना चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब नाउ हमारा फोर्थ टॉपिक आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से कवर कीजिए जैसे आपने अभी तक कवर किया है। कह रहा है द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल वाज प्रपोज बाय, मतलब ये जो पार्टिकल होता है ये इसका वेव नेचर शो करता है। ठीक है, पहले तो आप ये जान जाइए पार्टिकल वेव नेचर शो करता है। और इसको प्रपोज कौन सबसे पहले इसको बताया, मतलब किन्होंने बताया जो हमारा पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है? तो डी ब्रोगली साहब जो है ना वही बताए थे, जो हमारा पार्टिकल्स है वो एग्जिबिस्ट, मतलब शो करता है कैसे, मतलब वेब फॉर्म में शो करता है, वेब रहता है। तो आप याद रखिएगा डी ब्रोगली जी जो थे वही आपको बताए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ किससे एसोसिएटेड है? तो वो हमारा मूविंग पार्टिकल से। अब मूविंग पार्टिकल से कैसे, आप ये जान लीजिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर आप इक्वेशन की बात करें तो वो दिए थे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। और ये जो पी आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो पी आप देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट को बता रहा है। तो मूवमेंट कब होगा, जब आपका पार्टिकल्स मूव करेगा तभी ना आपका मूवमेंट जनरेट होगा। डैट मीन्स वो हमारा मूविंग पार्ट, सॉरी गलत जगह मैंने टिक कर दिया, वो हमारा मूविंग पार्टिकल के लिए होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को याद रखिए, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। आप सोच रहे होंगे एच क्या है, तो पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एच को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। लैम्डा आपका वेवलेंथ हो गया, पी आपका मोमेंट हो गया। मोमेंट बराबर क्या होता है, एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आया मतलब वो मूव कर रहा है, मास बोले तो जो आपका दिया रहेगा उसका तो मास आपके क्वेश्चन में आपको देगा फ्रेंड्स। एच का बात करें तो एच हमारा क्या कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हमारा होता है 6.626 इंटू टी टू द पावर -32 जूल सेकेंड होता है फ्रेंड्स। तो इसे आपने अच्छे से याद रखना है कि जूल सेकेंड होता है। कभी कभी पिछले बार ही आपके एग्जाम में इसका
मतलब कांस्टेंट पूछा था कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो उसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए आपका प्लैंक ये डिब्रोगली से ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहा है डिब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड अपॉन, मतलब डिब्रोगली का वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने बताया ना डिब्रोगली का क्या वेवलेंथ कैसे दिया था। तो लेमडा बराबर क्या देखे हम लोग, H/P। पी क्या था हमारा, मूवमेंट। तो देखिए आंसर में कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है हमारा डिब्रोगली का वेव इक्वेशन। तो इसे आपने टिक करके आना, इस फार्मूला को याद रखना, मोमेंट बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है, आपको याद रखना है। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है, आप इसे नोट करके रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विच पार्टिकल हैव अ वेव नेचर, कौन इनमें से कौन से पार्टिकल है जो वेव नेचर को शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाता है, वही हमारा वेव नेचर को शो करता है। अब हम लोग बाकी के 3 ऑप्शन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों शो करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह जानिए पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बोले तो आपको सूक्ष्म, बोले तो आपको आँख से ना नहीं दिखाई देगा भैया कि किधर इलेक्ट्रॉन है। क्या आप मैटर में कभी इलेक्ट्रॉन को देखे? नहीं ना फ्रेंड्स। तो आप क्या है इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाइएगा, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। एंड अगर बाकी के हम लोग 3 ऑप्शन पे आते हैं, तो वो क्या है हमारा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब ऐसे ही खुला आंखों से बड़ा बड़ा दिख जाएगा, स्टोन ऐसे ही दिख जाता है, इतना बड़ा सा है। प्लानेट तो वो भी आपको दिख जाता है, बोले तो टेबल। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक है, तो ये हमारा वेव नेचर में मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये हम लोग डायरेक्टली ही बता सकते। बहुत ही इजी प्रश्न था, आपको इजीली इसका आंसर बताना चाहिए था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है, दी ड्यूअल नेचर रेफर टू, मतलब ड्यूअल नेचर रेफर करता है किस चीज़ को। तो पार्टिकल्स एंड वेव, मतलब ड्यूअल नेचर कहने का मतलब हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं। ड्यूअल नेचर मतलब क्या, मतलब वो आपका वेव भी रहेगा और वो आपका पार्टिकल भी रहेगा, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर शो करता है। बोले तो वो आपका एक टाइम पे वेव भी होगा, एक टाइम पे वो आपका पार्टिकल भी होगा। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं ड्यूअल नेचर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अगले टॉपिक, बोले तो न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। यह मॉडर्न फिजिक्स का 5वां टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेंट, मतलब एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना फ्रेंड्स, वो कंटेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है, या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, या फिर ओनली इलेक्ट्रॉन्स। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसको केंद्रक में बोले तो इसके सेंटर में कौन सा रहता है, तो हमारा न्यूट्रॉन रहता है। एंड बोले तो प्रोटॉन रहता है, यानी N+P आपको याद रखना है। एंड इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। एंड न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज रहता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल एंड प्रोटॉन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा 22 कह रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारा क्या है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हमारा हीलियम न्यूक्लियाई है। कैसे है, तो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, देखिए इसमें अल्फ़ा पार्टिकल बोल रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस कैसे हुआ, तो आप देखते होंगे हीलियम लिखते हैं ना हम लोग, He2+4 रहता है, ठीक है। ये क्या है कि इसमें आपका 2 प्रोटॉन रहता है, 2 क्या रहता है, न्यूट्रॉन। कैसे रहता है, आप एक चीज़ जान लीजिए फ्रेंड्स, यह जो आपको डिनोट कर रहा है ना, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, यह उसका डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर, बोले तो जेड, एटॉमिक नंबर। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड ये ऊपर वाला एटॉमिक मास, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो इसे आपने याद रखना है, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने पूछ सकता है या प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, इन बीटा माइनस डी के, मतलब बीटा का क्षय हो रहा है, बीटा निकल रहा है, द इमिटेड पार्टिकल इज, मतलब बीटा का जब क्षय होता है तो कौन सा पार्टिकल निकलता है, जब बीटा पार्टिकल्स मूव करता है तो कौन सा पार्टिकल निकलता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब आप जान लीजिए बीटा माइनस डी के क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक बीटा माइनस डी के, एक बीटा प्लस डी के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीटा माइनस डी के क्या है,
तो इसमें इन्वॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स व्हेन न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोटॉन। मतलब जो न्यूट्रॉन है वो किस में बदलता है, प्रोटॉन में बनता है, एंड देन इमिट क्या होता है, इमिशन इलेक्ट्रॉन का होता है, बीटा माइनस डीके में होता है। न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोले तो प्रोटॉन में रूपांतरित होता है और आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब मैंने आपको बोला बीटा प्लस डी क्यू होता है, तो बीटा प्लस में क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, प्रोटॉन क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन में बनता है, एंड वहाँ पे क्या इमिशन होता है, तो पोजिट्रॉन का, POSITRON, पोजिट्रॉन याद कर लीजिएगा। अगर बीटा प्लस डी के लिखे तो आपको पोजिट्रॉन को टिक करना है। यहाँ पे बीटा माइनस डी के में इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे ज़्यादा माइनस पूछा जाता है, इनके हिसाब से प्लस पूछा जाए तो उसमें पोजिट्रॉन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, सेम इसका अपोजिट हो जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, द टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सैंपल डीके इज कॉल्ड। मतलब आप कोई सैंपल लिए, ठीक है, इसमें इतना रखा है, अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये धीरे 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 ख़त्म होते रहता है ना। मतलब ये 100 था, उसके बाद ये कितना बचा, 50 बच गया, ठीक है। और फिर ये जो कुछ टाइम हुआ टी समय में, ये इतना हो गया, फिर ये टी समय में क्या हुआ, ये 25 बच गया, ठीक है। हाफ होते जा रहा है, आप देखिए 100 से 50, 150 से 25, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। हाफ लाइफ बोले तो रेडियो एक्टिविटी में जो हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका न्यूमेरिकल पूछता है। पिछली वीडियो में हमने आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्रिया को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन इन्वॉल्व्स। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बोले तो हमारा क्या है, तो नाभिकीय क्या होगा, विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन बोले ना, फ्यूजन बोल रहा है ना, यानी विखंडन हो रहा है। मतलब ये एक है, ये टूट के दो में बट रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है, तो स्प्लिटिंग बोले तो न्यूक्लियर क्या कट रहा है, टूट रहा है। नामी हुआ ना, नाभिकीय विखंडन, यानी टूट रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है। हेवी न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आपस में टूट रहा है और बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है। ये जो हमारा देखते हैं ना परमाणु बम, इसी पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। और जो आप हाइड्रोजन बम का नाम सुने हैं ना, वो न्यूक्लियर किस पे काम करता है, फ्यूजन। उसमें क्या करता है, नाभिकीय संलयन, यानी दो एटम मिलते हैं, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, देन बहुत सारा एनर्जी निकलता है, वो हमारा होता है हाइड्रोजन बम। और सूर्य में भी इसी कारण से आपका गर्मी आता है, मतलब सूर्य से जो लाइट यहाँ तक आ रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही आता है, नाभिकीय संलयन के कारण। और परमाणु बम में क्या रहता है, हमारा नाभिकीय विखंडन रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स। और ये जो आप देख रहे हैं नाभिकीय विखंडन जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें कौन सा, ये परमाणु बम में यूरेनियम 235 उपयोग करते हैं, तो इसे आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है अ प्योर सेमीकंडक्टर इज, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर यहाँ पे आपके दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक और एक हमारा हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक की बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है, एकदम प्योर है। बोले तो हो जाएगा हमारा जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, इसमें इम्प्योरिटीज़ कुछ भी नहीं, मतलब इम्प्योरिटीज़ की बात करें अशुद्धियाँ नहीं रहेगी। बट एक्सट्रिंसिक में क्या रहेगा, इम्प्योर रहेगा, मतलब ये शुद्ध नहीं रहेगा। इसमें क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को बाहर से हम लोग मिलाएंगे कि वो हमारा सेमीकंडक्टर बने, उसको सेमीकंडक्टर ज़बरदस्ती बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरी। तो एन टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर होता है फ्रेंड्स, उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, मतलब उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमारा बोले तो क्या रहता है, हमारा बोले तो मतलब उसमें से करेंट बोले तो चार्ज पास होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में आपका होल्स के कारण होता है, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा और पी टाइप में होल रहता है, और दोनों को मिला के हम लोग बनाते हैं एन पी एन टाइप, एन पी एन जंक्शन, एन पी जंक्शन, इस तरीके से। उससे भी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी फ्रेंड्स कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कह रहा है अब पी एन जंक्शन, देखिए आ गया ना, अब पी एन जंक्शन डायोड अलाउ अ करेंट। डायोड आप जानते हैं फ्रेंड्स, आप देखिएगा आपका मोबाइल का कोई पुराना चार्जर होगा, फोड़ के देखिएगा, उसमें एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा लगा रहता है, इधर इधर छोटा ही सा रहता है। उसका मतलब क्या है ना, आप एक तरफ से इसे करंट पास कराइएगा तब बेचारा जाएगा, मज़े में जा रहा है जा रहा है, और उसी को उल्टा कर दीजिएगा, सोचिएगा नहीं अब हम इधर से करंट पास कराएंगे, तो भैया यह करंट नहीं जाने वाला है। बोले तो क्या
ओनली इन वन डायरेक्शन, बोले तो करंट आपका पास होगा ओनली इन वन डायरेक्शन। और ये जो डायोड होता है ना हमारा, कभी कभी पूछ सकता है डायोड क्या है, तो ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी मतलब एक ही दिशा में करंट को फॉलो करेगा, पास कराएगा, तो ये यूनी डायरेक्शनल हो जाता है। और बोले तो फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में हमारा काम करता है पीएन जंक्शन, मतलब सीधा फॉरवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यूनी डायरेक्शनल हो सकता है, इसके जगह पे आपसे पूछ रहे डायोड कौन सा डायरेक्शन, तो यूनी डायरेक्शनल, और करंट वन साइड में हमारा फॉलो करेगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द मेन फंक्शन ऑफ अ डायोड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चार्जर है, चार्जर में एक डायोड लगा हुआ है आपका, ठीक है, उस डायोड का इस सर्किट में क्या काम है, तो रेक्टिफिकेशन का। क्या रेक्टिफाई करता है भैया, तो अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट में प्रोसेस करता है, रेक्टिफाई करता है, उसको प्योर करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो एम्पलीफिकेशन का काम देख रहे हैं ना, एम्पलीफिकेशन आपका क्या करता है, ट्रांजिस्टर करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आगे में भी ये क्वेश्चन आएगा। हाँ फ्रेंड्स, आ गया। ये क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर ये जो यूज रहा है, ट्रांजिस्टर का हम लोग क्यों करते हैं, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। पहले मान लीजिए अभी आवाज़ हमारा धीरे धीरे आ रहा है ना, फिर एक बार में हाई हो जाएगा ना, तो वो क्या किया, हम एम्पलीफाई किए, अपने सिग्नल को हाई कर दिए, एम्पलीफायर बढ़ा दिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पलीफायर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। मैंने वीडियो को शुरू में बताया था, मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 5 टिप्स दूंगा, तो वो पाँचों टिप्स आपके डिस्प्ले पे। सबसे पहले क्या करना है, फोकस टर्म, जैसे वर्क फंक्शन हम बताए क्या था, मिनिमम एनर्जी था इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ था, जिससे मतलब लाइट के वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। हाफ लाइफ, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। डोपिंग बोले तो पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, डायोड, आपको याद रखना है, ठीक है। मेमोरी की फैक्ट, कुछ फैक्ट है आपको जिससे जैसे याद रखना है, जैसे अल्फ़ा का एमिशन होगा, बीटा का एमिशन, बीटा का सबसे ज़्यादा, माइनस बीटा वाला सबसे ज़्यादा है, तो उसे आपको याद रखना है। गामा डीके क्या होता है, रोल्स ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का काम जैसे एम्पलीफाई करना हुआ, डायोड का काम है। अगर जो यहाँ पे लिखा हो ना पांचों टिप्स में से, सिर्फ आप इसको फॉलो कीजिए, एक प्रश्न भी आपका मॉडर्न फिजिक्स में से नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स। थर्ड टॉपिक देखिए आपका क्या कर रहा है, प्रैक्टिस सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जो सभी क्वेश्चन दिया गया, आप एक बार क्या करें, सभी क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से आंसर देने की कोशिश करें, और आप उसे इवेलुएट करें। यदि आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, तो आप बस कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मोर क्वेश्चन, मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देन यदि आपको उसका वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, हम वीडियो भी दे देंगे, या फिर यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। रिवाइज डायग्राम, जैसे पीएन जंक्शन का डायग्राम हो, उसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर कह रहा है टाइम योरसेल्फ, मतलब कहने का मतलब डेली आप प्रैक्टिस करिए, नहीं कि एक वीडियो देख लिए छोड़ दिए, आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग सेट 1 देखे। बोले तो जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PQI हम लोगों लिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए, एंड एक्सपेक्टेड प्रश्न, उसमें फिजिक्स को कवर किए, केमिस्ट्री को कवर किया, एंड मैथमेटिक्स। तो ये सेट 1 था। जल्दी सेट 2 आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।